हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अवकलन के बारे में अध्ययन किया है। आज हम लोग समाकलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही धैर्य के साथ आप लोग अगर इस टॉपिक को समझेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों का इससे फ़ायदा होगा और आने वाले समय में चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी करने के लिए जाओगे, चाहे बीटेक करने के लिए जाओगे, या मान कर चलिए कि इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज होना है। आज हम लोग समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग समाकलन के टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे समाकलन कैसे होता है, पूरी प्रोसेस क्या है, उन तमाम बातों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। अवकलन हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन किया, अध्ययन किया। अवकलन एक क्रिया थी, एक प्रोसेस था, एक विधि थी। समाकलन भी एक विधि है। अवकलन समाकलन एक विधि है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अवकलन जो था, हमने कुछ फलनों का कैलकुलेट किया, मतलब मानक फलनों का कैलकुलेट किया, ठीक है ना। और उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जब हम लोगों ने अवकल गुणांक ज्ञात किया तो हमको कुछ न कुछ मिला। लेकिन समाकलन में ऐसा कोई मानक विधि नहीं है। समाकलन निश्चित रूप से अवकलन से ही आया हुआ है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है ना। इन बातों को आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक। एक और महत्वपूर्ण बात, देखो कैलकुलस बिना अभ्यास के नहीं होने वाला है। कैलकुलस आप जब तक अच्छे से अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप कैलकुलस नहीं कर पाओगे। इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान दे दीजिए। आपने पान की दुकान पर पान वाले को देखा होगा कि पान के पत्तियों को बार बार पलटता रहता है, जानते हो क्यों? क्योंकि अगर किसी पत्ती में दाग लग जाती है तो तुरंत उसको कैंची से काट करके क्या करता है, बाहर कर देता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ है तो बार बार उसको पलट करके सिर्फ इसलिए देखता है कि कहीं मेरा जो गड्ढे है पान का वो खराब तो नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से आपको कैलकुलस में बार बार आपको अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप ज़्यादा बेहतर है 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में निश्चित रूप से एक बार उन सभी फार्मूलों को देख जाइए जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। अभ्यास बहुत जरूरी है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होना है। इस बात को सब लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग समाकलन के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। समाकलन की शुरुआत करेंगे। देखो, समाकलन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसका कहाँ से आया? समाकलन एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। यानी जिस प्रकार से हमने अवकलन किया, सेम उसी की जो उल्टी प्रक्रिया है, जो विपरीत प्रक्रिया है, जो विपरीत प्रोसेस है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन करते हैं। यानी यदि किसी फंक्शन का आपने अवकलन किया है तो निश्चित रूप से जो वैल्यू उसकी आई है उसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमको वही फलन मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। हालांकि और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन आप इसको जान लीजिए। यहाँ पे हम लोग निश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे, एक हम लोग अनिश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। ये सब तमाम प्रकार की चीजें आप लोगों के क्लास 12th में यूज होने वाली हैं, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? अनिश्चित समाकलन से, इनडिफिनिट इंटीग्रल। अनिश्चित समाकलन भी निकालने की कई विधियां हैं, उसको भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। उसमें प्रतिस्थापन विधि है, खंडशः समाकलन है, आंशिक भिन्नों के द्वारा अवकलन है, जो आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड तक काम आने वाला है। मैंने कहा कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। यानी समाकलन जो है अवकलन की उल्टी प्रक्रिया है। अब आप कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आइए देखिए। एक फंक्शन में लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू cos x होता है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि साइन x का डेरिवेटिव हमने किया तो हमको cos x मिला। लेकिन जरा सा एक कल्पना करिए कि अगर मुझे ये न पता हो, सिर्फ हमको ये पता हो और आपसे कोई अगर पूछ ले कि ऐसे कौन सा फंक्शन है जिसका
डिफरेंशिएशन करने पर यह आया हुआ है। तो समझ रहे हैं, जैसे ये फंक्शन है अगर, तो किसी न किसी का डेरिवेटिव तो होगा ना। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि किसका डेरिवेटिव है, तो हमको कौन सी विधि का प्रयोग करना पड़ रहा है? उल्टी विधि का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो उसी उल्टी विधि का जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। ठीक है ना? आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है और समझने का प्रयास भी करिए आप लोग अच्छे से। ठीक है ना? तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। अब मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब है कि कॉस एक्स का हमारे डिफिनीशन से जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? साइन एक्स होना चाहिए। इसका मतलब यही हो रहा है कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होना चाहिए? साइन एक्स होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को अभी धैर्यपूर्वक समझना है, कुछ बातों को ध्यान दीजिए। ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है। डिफरेंशिएशन जब करते थे तो उसका जो सिंबल हम लोग लेते थे, डी डी एक्स लेते थे, वाई वन लेते थे, एफ डैश एक्स लेते थे, वाई डैश लेते थे। इस प्रकार से कैपिटल डी भी हम लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से डेरिवेटिव के सिंबल को हम लोग ऐसे प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो यस का एक विपरीत रूप है। यस माने सम, जो सम शब्द का पहला अक्षर है यस, उसका एक विपरीत रूप है। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा मान कर चलिए कि खींच दिया गया ऊपर और नीचे, तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से बना, तो इसको सिंबल लिया गया इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और वेरिएबल, हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो किसी न किसी फलन के, किसी न किसी वेरिएबल के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किसी न किसी वेरिएबल के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब है इस फलन का इंटीग्रेशन किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस बात को सब लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसका अवकलन कर रहे हैं cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और उनको मिल क्या रहा है? sin x। अभी मैंने आपसे बताया था कि डी डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है? cos x। देख लो आप, पूरा उल्टी एक जस्ट प्रक्रिया हो गई जिससे हम लोग समाकलन ज्ञात कर लिए। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान देना है कि किसी फंक्शन का आपने अवकलन किया है तो निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट है उसका समाकलन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? इस बात को अच्छे से समझिए। इसके बाद हम लोग अगर सपोज करिए कि f(x) कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको कैपिटल F(x) मिला हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू स्मॉल f(x) होना चाहिए। ठीक है ना? समाकल जो, अब देखो तीन शब्दों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक है समाकल, एक है समाकलन और एक है समाकलन। जिस फंक्शन का हम समाकल करते हैं, जिस फंक्शन का हम को समाकलन ज्ञात करना होता है उसे हम लोग समाकलन करते हैं। और जो इंटीग्रेट होता है, समाकल होता है, समाकल को ज्ञात करने की जो पूरी विधि है उसे हम लोग समाकलन करते हैं। ठीक है ना? मतलब समाकल क्या है कि किसी न किसी फंक्शन के सापेक्ष, किसी न किसी वेरिएबल के सापेक्ष उस फलन का हमको क्या कैलकुलेट करना है? समाकलन करना है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान दीजिए। पूरा का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम लोग क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। और जिस फंक्शन का हम लोग समाकलन ज्ञात करते हैं उसे हम लोग समाकलन कहते हैं। ठीक है? इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिए, जरा सा डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करिए f(x) का। अभी मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं हम कैपिटल F(x). ठीक है? और डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करिए कैपिटल F(x) प्लस c का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f(x) का तो कैपिटल F(x) ही होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, इसका डेरिवेटिव भी f(x) आ रहा है, इसका डेरिवेटिव भी f(x) आ रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि डिफिनेशन का यूज करूँ कि एडिटिव प्रोसेस है डेरिवेटिव का, तो कैपिटल F(x) का जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्मॉल f(x) होना चाहिए कि स्मॉल f(x) प्लस c होना चाहिए?
कंफ्यूजन बढ़ गया ना। तो इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, क्योंकि अचर जब राशियाँ होती हैं उनका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करते समय एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सदैव क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता तो है नहीं ना कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया होगा उसमें कांस्टेंट क्या रहा होगा। तो उसी को बैलेंस करने के लिए, उन्हीं बातों को समझने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी से क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। यह काम सिर्फ अनिश्चित समाकलन में होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अनिश्चित समाकलन के प्रश्नों को हल करते समय आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देना चाहिए। रीजन आपके सामने, ठीक है ना, क्योंकि आपने fx का भी डेरिवेटिव किया तो कैपिटल fx मिला, और स्मॉल fx प्लस c का भी डेरिवेटिव किया तो आपको क्या मिला, कैपिटल fx मिला। तो अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, यानी इसका समाकलन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमको इन दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए, लेकिन मिल दोनों रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशंस में इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन तो वही है, कांस्टेंट बदलते रहते हैं, इसीलिए इसे अनिश्चित समाकलन भी कहा गया है। इस बात को आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए। तो हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, अनिश्चित समाकलन। जो निश्चित समाकलन है उसमें सेम प्रोसेस होता है, बस क्या होता है उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, शब्द पे ही जाइए, बोल रहा है निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल यानी फिक्स वैल्यू। तो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्रयोग करते हैं। लोअर लिमिट है आपकी, अपर लिमिट है फंक्शन ऑफ x dx। अगर इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो हम लोग उसे निश्चित समाकलन के रूप में अध्ययन करेंगे। वो अभी हम लोगों को आगे अध्ययन करना है, अभी हम लोगों को उसके बारे में अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये सब सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। मतलब समाकलन आपको ज्ञात कैसे करना है, जनरल इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट कैसे करना है, समाकलन के बेसिक रूप क्या है, समाकलन कितने प्रकार का अभी आपको 12th में अध्ययन करना है, सब तमाम प्रकार की बातों को हमने अभी डिस्कशन किया। अब हम आते हैं सीधे सीधे आपके फार्मूले। जो फार्मूले हैं आप उनको अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हम थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएशन का ही फार्मूला लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है आपका एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है ना, नंबर 1। तो क्लियरली अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 dx इज इक्वल टू व्हाट, एक्स टू द पावर एन, यानी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 dx इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ए इंटीग्रेशन हो गया इसका x टू द पावर n माइनस 1 का। ये फार्मूला हमको थोड़ा सा याद करने में सुलभ नहीं लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। सपोज कर लीजिए स्मॉल n माइनस 1 की वैल्यू कैपिटल n है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको फार्मूला किसका मिल जाएगा, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कैपिटल N प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ c हम लोग बार बार ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए भूल भी हो जाती है तो भी आप इस बात को माइंड में रखिएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें हर क्वेश्चन के साथ, हर सोल्यूशन के साथ ऐड करना है, और इस समाकलन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो क्या निकल करके सामने आया, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 f बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी इसका समाकलन आपको यही है। इसी तरह जितने भी फॉर्मूले हैं आप उनका अध्ययन आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम लोग फार्मूला ही डायरेक्ट लिख देते हैं, एंटी डेरिवेटिव आप लोग हम लिख देते हैं, डेरिवेटिव आप लोगों को पता ही है, हमें मान कर सकते हैं कि आप लोगों को डेरिवेटिव अच्छे से आता है। अब देखिए सबसे पहले फार्मूला आप किसका लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नंबर 2, e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव दोनों सेम होता है, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव भी क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता था, log x का, तो जो फंक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद a टू द पावर x dx, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता था, a टू द पावर x log a बेस, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a टू द पावर x बाय log a बेस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये बेसिक फार्मूले हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, एक x टू द पावर m का हो गया, a टू द पावर x का हो गया, 1 अपॉन x का हो गया। इसी प्रकार
अगर हम आगे बढ़ें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स होगा कि माइनस कॉस एक्स होगा, जैसा इसको समझिएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे माइनस साइन एक्स का, तो हमको क्या मिलना चाहिए? कॉस एक्स। तो जब हम साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग, अपने से फार्मूला आप बना सकते हो, यहाँ बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फार्मूला आप चाहो तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप अगर अभ्यास कर लीजिए अच्छे से तो सारे फार्मूले आपको याद आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। इसी तरह से बढ़ता आपका चला जाएगा। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x होता है। तो sec x tan x dx इज इक्वल टू व्हाट? sec x प्लस सी। इसी प्रकार माइनस cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए जिनका आपने फार्मूला अध्ययन कर लिया, कुछ बेसिक फार्मूले हो गए जिनका अध्ययन कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या आते हैं? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। डीएक्स आप बहुत से लगाइएगा, ये आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, इससे पता चलता है किसके रिस्पेक्ट किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन आपका किया जाएगा। इसके बाद माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस cot इनवर्स x प्लस। यहाँ पे जो माइनस मैंने लगाया आप चाहो तो यहाँ लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस cos इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 को आप माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी लिख सकते। कुछ और फार्मूले हैं जिनको मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे ये आया। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। देखो मैंने एक चीज आपसे कहा था अभी कुछ देर पहले, अवकलन सभी मानक फलनों का हो सकता है, लेकिन समाकलन सभी मानक फलनों का नहीं हो सकता। इसका अर्थ मतलब समझ लीजिए आप। tan x का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया था, sec स्क्वायर x आया था। वो एक प्रोसेस से कैलकुलेट किया गया था, लिमिट वगैरह के माध्यम से, प्रथम सिद्धांत से। आप जानते हो उसका तरीका क्या होता है, उसको आपने कैलकुलेट किया था। उसका जो डेरिवेटिव आया था वो आया था sec स्क्वायर x। लेकिन tan x एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव यानी समाकलन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसमें हम लोग कुछ न कुछ मिर्च मसाला मिलाएंगे, कैलकुलेट तभी हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो tan x का एंटी डेरिवेटिव आप डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। कैसे? तो tan x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अभी बहुत ढेर सारे नियम है, फिर हम लोग आगे अध्ययन करते जाएंगे। तो tan x का जो इंटीग्रेशन है, यहाँ मैं फार्मूला उसका लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? tan x dx इज इक्वल टू, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं sin x बाई cos x dx। और ये प्रोसेस आएगा, आप बताएंगे उसको। यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हम लोग यूज करते हैं। cos x को t मान लेंगे तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। तो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको मान करके भी, तो माइनस dt बाई t हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी हम लोग आपको आगे आगे बताएंगे। जब अगर हम इसको t मानेंगे तो t इज इक्वल टू माइनस log t हो गया, तो वैल्यू ऑफ t इज cos x। तो कुल मिला करके अभी मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बाद में अध्ययन जब करिएगा तो उसको देखिए। किसका फार्मूला बन रहा है? माइनस log cos x प्लस c। इसको अगर आप चाहो तो लॉगरिथम के फार्मूले से इसको चेंज कर सकते हो, क्या हो जाएगा? log sec x प्लस। इसी प्रकार
इसको आप लोग तैयार कर जाइए। इतना फार्मूला अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैं आपसे इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपको अब और फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन है, लेकिन प्रोसेस सबका सेम है। यानी अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जनरल जो बेसिक फार्मूले हैं अगर ये सही से आपको याद है, सही से दिमाग में अगर आपके हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। प्रोसेस है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मेथड ऑफ बाय पार्ट मेथड हम लोग जो है खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग करेंगे। और हम लोग अभी पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से जो है समाकलन करेंगे। मतलब मेथड हमें बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन अगर हमको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो ये मान कर चलिए कि आप कोई भी नियम यूज अच्छे से नहीं कर पाओगे, और करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इसको आपको सबको अच्छे से माइंड में रखना है। समाकलन हो गया, हमने आपको बता दिया कि समाकलन यहाँ पे दो प्रकार का अध्ययन करना है, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन का अध्ययन करना है। निश्चित समाकलन हम लोग अभी आगे के टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है? इसका प्रयोग बहुत जगह पे है। आजकल ऐसा कोई वैज्ञानिक कार्य नहीं हो रहा है जो जिसमें समाकलन का प्रयोग नहीं हो रहा है। इवन मैंने शुरू भी इसीलिए किया क्योंकि फिजिक्स में इसकी आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना? तो मुझे आशा है कि ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और अभी हम लोग जनरल एक्सरसाइज करेंगे। साथ पहली वाली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आपकी जनरल एक्सरसाइज है, उसमें एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ एफ प्लस डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट आप बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स प्लस सी, मतलब इसका इंटीग्रेशन करने के पश्चात प्लस सी आप ऐड करोगे, उस मतलब कांस्टेंट आप एनी हाउ क्या करोगे बाहर करोगे, कांस्टेंट से लेना देना उसका नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ fx1 f1x प्लस f2x dx, अगर प्लस माइनस करके ढेर सारा दिया गया डॉट 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 तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में आप अलग अलग फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस जो भी। ठीक है ना? पूरा भाग के लिए स्पेशली यहाँ पे कोई नियम नहीं है। ठीक है ना? हम लोग वही जो मेथड आगे बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, उस जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे। मतलब जिस प्रकार से अवकलन में गुणा और भाग का डायरेक्ट फार्मूला हुआ करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। इन्हीं जो सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे और आगे के मेथड्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और देखने के पश्चात जो भी आपको समस्याएं होंगी आप हमसे उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो अवकलन के बाद की जो टॉपिक है, यानी अवकलन के जो अनुप्रयोग हैं, उसको मैंने अध्ययन करवाना उचित नहीं समझा। इसका रीज़न बस इतना है कि समाकलन का यूज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिजिक्स अच्छे से आपको आती रहे, इसलिए बेहतर है कि मैथमेटिक्स में पहले हम समाकलन पढ़ा दें, मतलब बेसिक समाकलन आपको पढ़ा दें, और उधर डिफ्रेंसिएशन आपका बेसिक हो गया, बाकी हम अनुप्रयोग हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।